स्टार्ट करते। आज कौन सा चैप्टर कराऊं भाई तुम्हें? इलेक्ट्रिफिकेशन कह रहा था। और भी कोई फाइनल अकाउंट्स का भी करा ही सकता हूँ, है ना? फाइनल अकाउंट्स करते हैं। और कोई चैप्टर भी, इन्वेंटरी तो बाद में कोई ऐसा चैप्टर सीएमए के बच्चे भी है ना, ये वाला अगर कराऊंगा तो ठीक है। आ जाओ, फाइनल अकाउंट्स करते हैं, आ जाओ बच्चों। चलिए, हेडिंग डाल लीजिएगा फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स आपने बच्चे, अगर पहले मैं बोलूं सर ये आपका एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, तो ये 10 to 16 मार्क्स का आएगा। और क्या आपने पहले करा हुआ है? कौन सी क्लास में? क्लास 11। तो आपने कुछ ऐसा भी सुना होगा कि सर फाइनल अकाउंट्स में तो हम क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। और अगर मैं आपको बोलूं अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ जी, अभी अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है? हाँ, तो जो भी खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर वो बता दो। 24-25। 24-25 ही बोलते हो ना? हाँ, तो 31 मार्च 25 खत्म तो हो चुकी है ना। ठीक है, तो 24-25, तो कहने से ट्रेडिंग अकाउंट 24-25 का बनता है। इसी तरीके से P&L भी बच्चे 24-25, और बैलेंस शीट कौन से दिन की? 31 मार्च। भी ऐसा ही होता है ना। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या डालते? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। छोटी छोटी बातें लिखूंगा पर वो स्कूल की बातें याद आएंगी आप। डायरेक्ट एक्सपेंस, कैन यू टेल मी ऑन विच साइड? ऑन डेबिट साइड। उसके बाद डायरेक्ट इनकम कौन सी साइड? और भाई निकालते क्या थे इससे? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। बहुत अच्छी बात है। रही बात प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या डालते थे बच्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन डेबिट साइड, इनडायरेक्ट इनकम, आइडिया लिख दिया मैंने, पूरा लिख देना भी। इनडायरेक्ट इनकम ऑन क्रेडिट साइड, और क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या डालते थे? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कौन से दिन की बच्चे? 31 मार्च 25। कहिए साहब, क्या यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, आप स्कूल में जब क्वेश्चन करते थे तो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता था और साथ में कुछ पॉइंट्स दिए होते थे। क्या मैं कहता हूं, कह सकता हूं उसे एडजस्टमेंट्स बोला जाता था। अभी भी आपके साथ ऐसा ही हो। और आपको स्कूल में मैम ने बताया होगा या सर ने कि जो भी ट्रायल बैलेंस में होता है वो कितनी बार जाता है? एक बार। ठीक है, क्या रीजन होता है मैं सब बताऊंगा। वो कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। और जो एडजस्टमेंट में होता है वो कितनी बार जाता है? वो 2 बार। 2 बार जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि जो एडजस्टमेंट में होता है ना, उसकी जर्नल एंट्री पास्ड होती है या नॉट पास्ड होती है? और अगर नॉट पास है ना जी, तो बात इतनी सी है कि जर्नल एंट्री पास करनी। और जब भी जर्नल एंट्री पास करते हो तो एक डेबिट करते हो एक क्रेडिट करते हो, तो इसलिए दो इफेक्ट आते हैं। अगर जर्नल एंट्री नॉट पास्ड है, यानी कि आप कोई चीज भूल गए, तो अब आपको रिकॉर्ड करना होगा तो जर्नल एंट्री से ही रिकॉर्ड हो। और आप जर्नल एंट्री डालते हो तो आपको तो पता है ना बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं, एक डेबिट का इफेक्ट जाएगा
और दूसरा क्रेडिट। वेयर एज इफ समथिंग इज इन ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जर्नल एंट्री तो पास्ट है। इसका मतलब अगर इसकी जर्नल एंट्री पास्ट है, मान लो कैश टू सेल्स, तो ट्रायल के अंदर कैश भी दिख रहा है, ट्रायल के अंदर सेल्स भी दिख रहा है, तो कैश को भेज दो बैलेंस शीट में, सेल्स को भेज दो, दो जगह क्यों जाने की बात होगी आप? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे पहले आपको यहां तक? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो ये स्कूल में एक बेसिक प्रिंसिपल चलता। अब मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें और स्टार्ट करूंगा जैसे, ठीक है, एक बार इसको लिख लो बच्चे एक बार। सर थोड़ा zoom out कर। एक छोटी सी बात, क्या मैं कह सकता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ड्यू बेसिस? बोल सकता हूं बच्चे? मान लो आपने परचेज करी, आपने पेमेंट नहीं करी, तो क्या परचेज रिकॉर्ड नहीं करते ट्रेडिंग में? ऑब्वियसली करते हो। हम पूरा इंडिया के अंदर अकाउंटिंग चलती ड्यू बेसिस पे, whether you have paid or not, it is irrespective, but you have to record the entry purchase to creditors। और अगर मेरी दुकान है, मैं आपको बेच रहा हूं, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो क्या मैं सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। क्या एंट्री डालूंगा? डेटर टू सेल्स। तो भारत देश में तो अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पे चलती है भाई। ठीक है, सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड ऑन ड्यू बेसिस। क्या आपको यहां तक क्लियर है? अगर आपको इधर तक क्लियर है तो आइए बच्चे, सबसे पहले ट्रेडिंग का फॉर्मेट देखते हैं और उसमें क्या क्या बातें आती है, फिर एडजस्टमेंट्स भी आज शुरू हो जाएंगी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर, क्या क्या आता है बच्चों ट्रेडिंग की कहने से? दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखूं सबसे पहले, क्या होता था याद करो? एग्जैक्ट, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद टू परचेजेस, और उसमें से लेस हो जाता था परचेज रिटर्न। हाँ, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड्स। इसके अलावा जैसे कि वेजेस, है ना? हाँ, वो गैस पावर फ्यूल, वो भी आ जाता था अगर फैक्ट्री है तो। हाँ हाँ, एक वो कॉमन होता था, कैरेज इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। एग्जैक्टली, प्रोक्योरमेंट के टाइम पे, परचेज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया तो दैट्स कैरेज इनवर्ड्स। और आता था बच्चे यही, पावर, गैस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छी बात है जी। क्रेडिट साइड पे क्या आता था बच्चों? हम्म, बाय सेल्स, और सेल्स में से लेस कर दिया जाता था सेल्स रिटर्न। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। और आपकी बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पे है तो उसको बोला जाता था ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड पर है तो ग्रॉस लॉस। अगर मैं ये सारी चीजें भी आपको दे दूंगा तो आप बड़े मजे में डाल दोगे और आपका ये सॉल्व हो जाएगा, है ना? ऐसा ही है ना?
एक बार नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जल्दी बोलो क्लास में। ओके। हाँ जी मैम जल्दी बोलो क्लास में। ठीक है ओके। हाँ जी बच्चे क्लियर है। आप सभी बच्चों ने बहुत बार बनाया है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट आता पूरा बनाना। तो मेरा आपसे एक सवाल है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट इनकम, या ऐसे जनरली बोल सकते हैं इनकम। तो इसलिए आपने लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम है क्या? फिर क्यों लिख दिया ऐसे ही? आपसे जैसे जूनियर कोई बच्चा 11th में हो 12th में हो, वो आपसे पूछे कि आपने तो 11वीं 12वीं कर ली, अब आप CA CMA कर रहे हैं, तो आपसे पूछे कि भैया ये क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड पे बचा हुआ है तो इनकम, तो बचा हुआ एसेट है, तो एसेट तो बैलेंस शीट में जाता है। तो जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो फिर एडजस्टमेंट में दिया होता है। जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो क्रिस क्रॉस मेथड फॉलो करते हैं। नहीं, अगर मान ले ये फर्स्ट ईयर होता तो ये ले पहला साल है, स्टॉक ही नहीं है तेरा, तो क्रिस क्रॉस तो भी हो ही नहीं रहा, वहां तो है ही नहीं। ठीक है, नई दुकान है आपकी, नया साल है, आपने शुरू करा है। क्वेश्चन इज, आप इसको खर्चा बोल रहे हैं, ठीक है सही बात है, वेजेस कैरेज इनवर्ट्स पावर फ्यूल सेल्स इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों, आई मीन क्रेडिट साइड पे क्यों दिखाया? क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट है। हाँ एडजस्टमेंट में होता है, तो अगर ट्रायल में होगा तो इधर नहीं आता। ये तो आपने याद करा हुआ कि एडजस्टमेंट में है तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, ट्रायल में तो सिर्फ बैलेंस शीट। वो तो ये स्कूल के अंदर वो जो चलता है, और उस टाइम के लिए सही भी है, उस टाइम इतना दिमाग लगाने का टाइम भी नहीं होता कि इतनी सारी चीजें चल रही। पर मेरा सवाल है, अगर कोई आपसे बोले, कोई समझना चाहे कि भाई ट्रेडिंग में ये सारे खर्चे, ये सारी इनकम, वो बोले क्लोजिंग स्टॉक इनकम तो है नहीं मेरी, बिका तो है नहीं, तो फिर क्यों आ रहा? आइए इसका सवाल का पहले जवाब निकालते हैं, एक एग्जाम्पल बना। सपोज करिए एक इंसान है, उसने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा, बच्चा नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, मान लो मिस्टर ये, और इसने चलो 1/4/24 कोई बिजनेस स्टार्ट करा, स्टार्टेड बिजनेस। आपको पता होगा कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस आइडिया होना चाहिए, क्या बेचोगे। आप में से कोई बच्चा जो बिजनेस करना चाहता, कुछ ऐसे सोचा, मतलब क्या करोगे CA CMA बनने के बाद? सोचा क्या? नितिन के पैसे लेके भाग जाएगा? है, कह रहा वो जो सर एकोमोडेशन सिखाया था ना लास्ट क्लास में, वही करनी है, या जॉब करने का सोचते हो? बिजनेस सोच नहीं रहे, जॉब सोच नहीं रहे? सर जॉब बाद हैं, जॉब के बाद बिजनेस, जब जॉब करोगे फिर वो निकाल देंगे तो बिजनेस स्टार्ट कर दो, मतलब ऐसा? हाँ ठीक है, तो ऐसा, मतलब एक, जब तक स्टार्ट नहीं होता तो ये प्लान ऐसा रहता है कि पहले फंड्स इकट्ठे हो जाए तो फिर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट रियल सेंस में ना, अगर जैसे कोई करने का इच्छा हो तो पहले भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, अनलेस फाइनेंशियल कोई बर्डन नहीं है। पर मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि मान लेते हैं बच्चे मोबाइल फोन का बिजनेस स्टार्ट करा, और मोबाइल फोन के बिजनेस में मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने ना चाइना से आप मोबाइल मंगवा रहे हो, और कितने की कॉस्ट पड़ रही है मालूम है? 2,000 की एक मोबाइल, और आप यहां कितने का बेच रहे हो बच्चे? 10,000। ओ माय गॉड, आप मुझे बताइए, क्या बहुत अच्छा मार्जिन लग रहा है, नहीं लग रहा? ये बंदे को लग रहा है भाई हर कोई इंडिया से खरीद रहा है, 6,000 की कॉस्ट बैठती है, दुकान स्टार्ट करोगे खर्चा होगा। जो फर्स्ट लेवल पे जो आप सारे दुकानदार हो, आप 6,000 रुपये खरीदते हो, मुझे 2,000 रुपये मिल रहा है।
मैं तो अपनी दुकान के आगे डिस्काउंट लगा ही सकता हूँ ना, आप इतना कहाँ लगा पाओगे? समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात जो है, भाई ने परचेज करे, परचेज ऑफ 100 मोबाइल एट द रेट ऑफ 2000 ईच। क्या आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते? वेरी गुड। परचेज अकाउंट टू, और अगर उधारी होती बेटे तो टू, टू क्रेडिटर्स। कितने रुपए? 2 लाख हो गया आई थिंक, है ना? 2 लाख हो गया ना? ए भैया, सुन देखते जाइएगा, छोटा एग्जाम्पल होगा पर बहुत गहरी बातें कर जा रहा है। बेटे आपकी दुकान में आपको कितने फोन लगे हुए दिख रहे हैं? 100। कस्टमर आया और आपने सेल ऑफ 80 मोबाइल, कितने रुपए के बेचोगे? एक मोबाइल कितने का बिक रहा था? 10। हालांकि मर्जी है, आप किसी को 9,000 का भी बेच सकते हो, किसी को 8 का, है ना? तो दुकानदार तो किसी को जो डिस्काउंट ले जाए, 500 कम ले जाए, वो तो चलता रहता होगा। पर आप मुझे बताइए, अब आप इसकी एंट्री क्या डालेंगे? बैंक टू सेल्स, कितने रुपए? ओ माय गॉड, 8 लाख की सेल, और आपका पूरा साल खत्म हो गया। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल कि आपका प्रॉफिट कितना? 2 लाख रुपए की परचेस, 8 लाख की सेल, प्रॉफिट कितने का? 6 लाख। सभी बच्चों को 6 लाख लग रहे? सर बीके तो 80 है सर। हाँ, बीके तो सिर्फ 80 है। हाँ। वो तो तुम जो कॉस्ट है वो तो तू 100 मोबाइल की पकड़ रहा, और जो सेल है वो 80 का है। आर यू कंपेयरिंग द कंपेरेबल्स? नो। आपकी इक्वेशन ही सही नहीं चल रही अभी। आप टोटल लेवल पे मैच ही नहीं कर सकते उसको। ठीक है ना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चलो पर अभी मैंने प्रॉफिट की बात करी, तो आप मुझे प्रॉफिट बता सकते हो वैसे कितने रुपए? ऐसे ही, अदर देन अकाउंट्स लॉजिक या कोई भी लॉजिक लगा दो। 640 कैसे बच्चे? एक मोबाइल पे 8,000, एक मोबाइल पे तो 8,000 ही कमा रहे हो, तो 80 मोबाइल पे 8,000 इंटू 80। यहाँ तक क्लियर है पहले बात? बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको बस इतनी बात है और मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना ही बिजनेस है, और कोई एंट्री डालना चाहेंगे या नहीं डाल? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डालनी होती है या एडजस्टमेंट में दी होती है? एडजस्टमेंट। आप छोटी बातें कर रहे हैं। आप कंपनी में जाओगे, आप ऐसे जाओगे, वो कहेगा देख क्लोजिंग स्टॉक है, एडजस्टमेंट में लिख देते हैं, ट्रायल में मत डालियो इस। कहते उन्हें बॉस कॉल को, सर ये बता दो कितने नंबर का सवाल है ये। रियल लाइफ में नहीं चल रहा है सब। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी एंट्री डालो। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं आपसे, ये तो एग्जाम में आपने बचपन से देखा है। ट्रायल के नीचे पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या लग रहा है, आप कंपनी की क्लोजिंग करोगे, आपका बॉस आपको ट्रायल देगा, फिर 6 पॉइंट देगा जिसमें एक बैड डेट होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, वो बोलेगा अभी एंट्री करो, और 6 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली exactly। भाई रियल लाइफ में जो चल रहा है, एंट्री डाल, खत्म कर, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट क्या चल रहा है? पहली बार। तो आप मुझे बताइए, विल यू पास एनी जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? यस, हैज टू बी, एवरी कंपनी पास। क्या एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग या कुछ और? फाइनल आंसर लो। है जी, फाइनल आंसर यही है? सोच के दिया आपने? यस। ये तुमने टाइम लगा दिया, काफी सोचा कि नहीं सोचा। फाइनल आंसर गलत है जी आपका।
क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू, ट्रेडिंग नाम का कोई लेजर नहीं होता रियल लाइफ में, ना पीएनएल नाम का होता। पीएनएल का तो लेजर होता है, वो सीधा एंट्री वेंट्री नहीं डलती कभी। मैं आपको पहले रियल सिनेरियोज भी दिखा रहा हूँ आप। ये रियल लाइफ में कंपनी के अंदर एक दुकान है, उसकी रियल एंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज ही होता है, टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग नाम का कोई लेजर नहीं होता। ट्रेडिंग में ट्रांसफर करी जाती है चीजों को, पीएनएल में ट्रांसफर करी जाती है। वो जो लेजर आपने डेप्रिसिएशन देखा था ना, अब मैं जैसे आपको एंट्री कराई थी, क्या एंट्री कराई डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। अगली एंट्री पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। ये कोई एंट्री नहीं होती, कंपनी में नहीं होती एंट्री। जब आप डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट करते हो, डेप्रिसिएशन के लेजर में टू फिक्स्ड एसेट आ जाता है, पीएनएल अपने आप लिखा आ जाता है कि हमने उसको पीएनएल में भेज। समझ रहे हो, वो जो लेजर में दिखाते थे आप। तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज ही होती है बच्चे। और आप मुझे बता दीजिए कितने रुपए? 20 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 2000, दैट इज हाउ मच? 40,000। क्या आप यहां से ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं? बन जाएगा। दो ही ट्रांजैक्शन थी, एंट्रियां भी लिख दी, बना दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिए। और हो सके तो पीएनएल बैलेंस शीट छोटे छोटे फॉर्मेट में, बैलेंस शीट मैच कर दोगे तीन एंट्री पे। ट्राई करो एक बार बच्चों। चलिए साथ साथ बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट। सर वैसे तो जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बनता है, ट्रायल के बाद ट्रेडिंग बनता है ना, सीक्वेंस तो वही रहता है। बट अभी हम थोड़ा और उसमें, नहीं तो टाइम लगेगा, तो मुझे सीधा ही ट्रेडिंग बनवा रहा हूं। तो ट्रेडिंग में परचेज कितने से बच्चे? 2 lakhs। क्योंकि आपने परचेज को डेबिट करा 2 लाख से, और आपने क्रेडिट तो करा ही नहीं। भाई वो भी तो है। परचेज 2 लाख से आएगा, ये 1,60,000 से आएगा, 160 से आएगा जी। एंट्री का इम्पैक्ट तो पूरे डालोगे। तो इसका मतलब आपका परचेज कितने से दिखेगा? 160 से। क्योंकि जब लेजर बनाओगे बच्चे परचेज का, तो टू बैंक दिखाओगे, और इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे, तो बचा हुआ तो 160 ही होगा ना। 160 ट्रायल में जाएगा, वो ट्रायल से इधर आ गया। ट्रायल भी बनाऊं क्या? एक बार देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको सीक्वेंस समझ आना चाहिए। क्योंकि जब सारी एंट्रियां हो गई, तो आइए ट्रायल देखते हैं। आप मुझे बताइए ट्रायल में परचेज का बैलेंस कितना जाएगा? नहीं, 2 लाख और आपने क्रेडिट भी करा है, तो 160 हुआ ना आपका ट्रायल का। तो कितना आएगा बच्चे? 1,60,000 फर्स्ट थिंग। सेल्स कितना दिखाएंगे आप? 8 लाख। और कुछ? बैंक भी आएगा, बैंक बता दो जी कितना आएगा। 8 आया, और 2 चला गया था, 6 लाख। और कुछ? क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ट्रायल में आएगा या नहीं आएगा? जब जर्नल एंट्री डाल दी तो आएगा ही। जर्नल एंट्री डल गई तो लेजर भी बनेगा, लेजर के बाद ही जाएगा, ऐसा थोड़ा ना है। वो हमने स्कूल में कंडीशनिंग ऐसी है कि देखा नहीं आपको अजीब लगने लग जाए। भाई जिसकी भी एंट्री डलेगी उसका लेजर बनेगा, और वो आगे बैलेंस जाएगा। यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए बेटे? अब बता दो, मैच हो गया?
बताइए, क्लियर है पहले? ये जस्ट स्टिकिंग टू द प्रिंसिपल्स। मैं जिसकी एंट्री डाल रहा हूँ उसका लेजर का दिमाग में रख रहा हूँ और ट्रायल में कर रहा हूँ। अब समझ रहे हो, मैं एकदम बेस अकाउंट चला रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है इसमें, बस उसके ऊपर थोड़ा सा हम रुक के एनालाइज कर रहे हैं उस बात। क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, अगर आपके पास ये ट्रायल है, अब तो आप बता दोगे सर ये परचेज यहां चला गया, सेल्स हमारा 8 लाख, ओहो। पीएनएल भी छोटा सा बना ही देते हैं, पीएनएल में तो कुछ लग नहीं रहा, बैलेंस शीट भी छोटा सा बना ही देते हैं। बैलेंस शीट के लिए क्या कोई आइटम है? बैंक का बैलेंस, अच्छा जी, बैंक तो एसेट है, 6 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, ओ माय गॉड, बार बार क्लोजिंग स्टॉक पे आके बात फंस जाती है। एग्जैक्टली, वाई? बिकॉज द नेचर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, बैंक इज एन एसेट, दिस इज डायरेक्ट इनकम, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपको नेचर पता है तो सीधा सीधा डल जाता है ट्रायल। और सेल्स परचेज नॉमिनल, जो पीएनएल और ट्रेडिंग में जाते हो नॉमिनल, जिससे प्रॉफिट निकलता है वो नॉमिनल। समझ रहे? अब मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक किधर आ जाएगा बच्चे? 40,000। ट्रेडिंग सही है या क्लोजिंग स्टॉक आएगा? क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। एग्जैक्टली exactly. आप सोचिए, क्लोजिंग स्टॉक यहां देखने की आदत है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो परचेज में से एडजस्ट हो गया। ठीक है, क्या आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हैं? यही ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग में पीएनएल में जाता है, पीएनएल से आपकी बैलेंसिंग फिगर दोबारा क्या आ जाएगी? 6.4 लाख। और यही नेट प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाता है, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर्स। प्रॉफिट बिजनेस का नहीं होता। आज अगर एड्यू जंक्शन चल रहा है, एड्यू जंक्शन एक फर्म है, एड्यू जंक्शन सेल कर रहा है, एड्यू जंक्शन खर्चा कर रहा है, जब प्रॉफिट होगा तो एड्यू जंक्शन लेके चला जाएगा, ओनर लेके जाएगा। समझ रहे हो? धंधा जो चल रहा है उसके मालिक का प्रॉफिट होता है, इसलिए। और मालिक का क्लेम क्या होता है? कैपिटल। हाँ अलग है, पर आप यहां पे कैपिटल दिखाते हो नहीं दिखाते? क्योंकि धंधे ने मालिक को पैसा देना है, इसलिए इट इज अ लाइबिलिटी। और अब ये धंधा कैपिटल भी देगा और प्रॉफिट भी कमाया धंधे ने, वो भी देगा, इसलिए ये दोनों कैपिटल को। गहरी गहरी बातें हैं जी। समझ रहे हो? एक बार इसको नोट डाउन करना बच्चे। हाँ जी, लिख लिया बच्चे? हो गया? चलिए, अब अगर मैं आपसे बातों ही बातों में एक बात करूं, हम टेक्निकली क्लोजिंग स्टॉक सीख रहे हैं। अच्छा, लेट्स एनालाइज फर्दर, है दोस्त। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये परचेस कितने यूनिट्स की दिख रही है? हाँ, सेल कितने की दिख रही है? परफेक्ट दिख रहा है। डेबिट साइड पे 80 की कॉस्ट दिख रही है, क्रेडिट साइड पे 80 की इनकम दिख रही है। अब मैं आता हूं दोबारा उसी सवाल पे, अगर इस पैटर्न में हमको डालना होता, क्यों डल रहा है ये नहीं पता अभी हमें, पर इस पैटर्न में डालना होता, तो आप परचेस कितनी यूनिट की दिखाते? क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक वहां है तो परचेस टोटल 100 यूनिट, बिकी कितनी यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ रिकंसिलिएशन ऑफ यूनिट्स ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके यूनिट्स के साथ क्या हुआ ये ट्रेडिंग में दिखता है। आपने खरीदे कितने, उसमें से कितने बेच दिए, कितने बच गए, पहली बात। सो योर यूनिट्स आर परफेक्टली रिकंसाइल्ड, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इसको क्रेडिट पे इसलिए दिखाया क्योंकि मेरा डेबिट ज्यादा से हो रखा है। मतलब सर, अगर मैं इसको यहां ना दिखाऊं
क्या तुम 100 यूनिट के खर्चे को 80 की सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट निकालना चाहो? नहीं। क्योंकि जब आप खरीदते हो ना बच्चे, आप सोच के देखिएगा, जब आप खरीदते हो, बहुत बहुत टेक्निकल बातें सुनना, जब आप खरीदते हो तो आप उसको खर्चा मानते हो, इसलिए आप परचेज डेबिट करते हो। बट जब साल के एंड में वो बच जाता है तो आप कहते हो नहीं नहीं, ये खर्चा नहीं, ये मेरा स्टॉक है। इसीलिए आपने जब इसको खरीदा था तो आपने पहले इसको खर्चा माना, लेकिन अगर वो बिका ही नहीं तो आपने बोला नहीं नहीं, ये मेरा खर्चा नहीं है, इसलिए टू परचेज कर दिया, और ये मेरा एसेट है, मैं इसको बाद में क्लोजिंग स्टॉक। एग्जैक्टली, आपने अपने उस खर्चे को एसेट में क्रिएट कर, बिकॉज रियलिटी यही है। दुकानदार से बोलो उसकी जो एसी की, तो एसी जो बच जाएंगे एंड में, ठीक है, उसने खरीदे बहुत सारे एसी। मैं कह रहा हूं अच्छा चलो ऐसे बोलना, मैंने 1 लाख एसी खरीदे, मैं एंट्री क्या डालूंगा, परचेज टू कैश, भाई मेरा एक एसी नहीं बिका भाई, मेरा प्रॉफिट या लॉस? क्या लग रहा? 1 लाख एसी खरीदे, 1 लाख एसी, 1 लाख एसी परचेज करे, पूरे साल एक भी एसी नहीं बिका मेरा, प्रॉफिट और लॉस? बिना बेचे लॉस। लॉस या प्रॉफिट तब होता है जब आप बेचते हैं। यही 1 लाख जो मैंने परचेज टू कैश करा था, मैं साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज कर दूंगा, और उससे क्या होगा, मेरा परचेज जीरो दिखने लग जाएगा। क्योंकि साल के एंड में जो आपका सामान जो आपने परचेज करा था, वो साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक बन जाए, बिकॉज दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। मुझे बताइए, समझ आ रहे हैं बच्चे? अब दोबारा से अगर मैं बोलूं सर इसको इनकम साइड पे क्यों, भाई 100 यूनिट मेरा खर्चा ही नहीं है भाई, मैंने बेचे कितने यूनिट, तो मेरे को 80 का खर्चे से कंपेयर करने दो ना। लेकिन मैंने परचेज कितने से डेबिट कर रखी है, 100 यूनिट से, तो मैं काउंटर इधर लिख रहा हूं क्योंकि मैंने खर्चा ओवर स्टेट करा हुआ। मेरी परचेज 2 लाख से दिख रही है और वो 100 यूनिट की है, यहां पे 100 यूनिट नहीं होना चाहिए, यहां पे 80 यूनिट होना चाहिए। इसलिए मैंने यहां पे जो 20 यूनिट बच गए उसको यहां लिख दिया, बिकॉज मैंने एक्सपेंस ज्यादा से डेबिट करा हुआ है और मैं काउंटर कर रहा हूं। मैं इनकम नहीं दिखाना चाह रहा, मैं अपने खर्चे को कम करना चाहता, क्योंकि मेरे 80 यूनिट की सेल शुड बी कंपेयर्ड विद 80 यूनिट की कॉस्ट, पर ये कॉस्ट तो 100 यूनिट की है, तो इसलिए मैंने जो बचा हुआ है जब वो देखोगे तो ये 80 यूनिट की कॉस्ट होगी। कहिए क्लियर है बच्चे? तो ये रीजन होता है कि हम लोग क्यों क्लोजिंग स्टॉक को वहां पर दिखाते हैं। अब एक छोटी सी चीज समझिएगा, अब मैं आपको एक ट्रायल का वो देता हूं, ठीक है, चलो एक चीज लिख लो बस, क्लोजिंग स्टॉक लिख के फिर क्लोजिंग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा और, पर आपको समझ आ गया। ले देखे सर, आपने ये बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले इसका नेचर क्या होता है बच्चे, एसेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट। या तो ये ट्रायल बैलेंस, या तो इट इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, यही होगा आपके पेपर में, या तो इट इज शोन इन एडजस्टमेंट। इफ इट इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या है, दैट जर्नल एंट्री हैज बीन पास, हैज ऑलरेडी बीन पास। इसका मतलब ये है, इसको आप कहां दिखा दोगे बस, बैलेंस शीट, एसेट्स है। और आपका मन कर रहा है कि सर ये भी बता देते क्या जर्नल एंट्री पास हुई थी, बता सकते हो बच्चे? एग्जैक्टली, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, ये एंट्री पास हो रही। और अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो इसका मतलब ये होता कि जर्नल एंट्री नॉट पास्ड येट। और अगर जर्नल एंट्री पास नहीं हुई तो ऐसी बुक्स, ऐसा बुक्स कहते हैं, रियलिटी में तो पास नहीं हुई तो एंट्री पास कर देना भाई, और क्या एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। लेकिन हमें एकेडमिक लेवल पर
हमें क्या मानना है कि अगर एडजस्टमेंट में होगी तो हम क्या एंट्री डालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अगर एडजस्टमेंट में है तो मैंने ये एंट्री डाली। इसका मतलब आप समझिए, इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे दिखने लग जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। एंट्री की पोस्टिंग ही तो कर रहा हूं। ट्रेडिंग को तुमने क्रेडिट करा है तो मैं क्रेडिट साइड में नहीं दिखाऊंगा, और नाम दूसरे का लूंगा। और दूसरा किधर जाएगा बच्चे? बैलेंस शीट में क्लोजिंग। यहाँ पे दो इम्पैक्ट होंगे और इधर सिर्फ और सिर्फ एक इम्पैक्ट। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में क्लोजिंग। क्लियर है बच्चे? तो अगर मैं आपको बोलूं, बातों ही बातों में मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक की बात काफी अच्छी समझाई, और अगर आपको बात समझ आई तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हम लोग सिंपल सिंपल सेल्स 500, परचेज 300, रिटर्न्स 80 एंड 50, क्लोजिंग स्टॉक 100। ओहो, ट्रायल में। और मैंने एडजस्टमेंट में भी दे दूंगा आपको क्लोजिंग स्टॉक। दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ठीक है, और एक बार मैच कर देते बच्चे। क्रेडिट साइड इज 550, और ये कितना हो रहा है? 480, तो 70 रुपए का कैश ले लो आप। क्या आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना सकते हैं? मैं आपको एक, अभी पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े कॉन्सेप्ट सीधे ही हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले ना, आपको ट्रायल समझ आना चाहिए। जो ट्रायल में वो कितनी बार जाएगा? एक बार। और ये प्रिंसिपल मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, आप भी जिद्दी मत करना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट प्रिंसिपल है। और नेचर के हिसाब से जाता है। सेल्स का नेचर क्या है बच्चे? डायरेक्ट इनकम। तो इसलिए कहां जाएगा ये? ट्रेडिंग। परचेज क्या है मेरा? एक्सपेंस। इसलिए ट्रेडिंग को तो कर करके मैं याद हो जाता है। अच्छा, रिटर्न्स 80, ये कौन सी रिटर्न होगी? हाँ, 80 वाली सेल्स रिटर्न, क्योंकि भाई सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न। और दूसरी वाली कौन सी होगी? ले दे के हमें पता है ट्रेडिंग में ही जानी है सर, है ना। एक दो बात और बोलूंगा, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक